नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी श्रृंखला में हम लोग कक्षा 7 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं, अध्याय 4, जिसमें मेनली वायु के बारे में आपको बताया गया है कि वायु किस किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट डाल रही है, किस किस तरीके से क्या क्या उससे हो सकता है, ये सारी चीजें हमको बताई गई हैं। पिछले में हमने देख लिया है हमारी बदलती पृथ्वी में किस तरीके से नदियां उस पर स्थलाकृतियां बना रही हैं, समुद्री तरंगें उस पर नई स्थलाकृतियां बना रही थी, पवन नई स्थलाकृतियां बना रहा था। तो आज वायु के विषय में, एयर के विषय में हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद थोड़ा लंबा हो जाए चैप्टर, तो आप लोग धैर्य बनाते हुए रखिएगा। मेरा ये टारगेट है कि एक क्लास में एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या अब ये बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर की वायु की घनी चादर से ढकी हुई है, ठीक है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसके चारों ओर क्या है, एक वायु की चादर टाइप से, जिसको क्या कह रहे हैं, जिसको वायुमंडल कह रहे हैं। तो आपसे वायुमंडल कोई पूछ ले क्या है, तो ये है। ये मैं लाइन क्यों खींचता हूं, फिर आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जहां जहां अंडरलाइन करूं उसको अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही चीजें पढ़नी पड़े, ठीक है। पृथ्वी पर, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार पढ़ के रख दो कुछ नहीं होना है। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव या जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि हम श्वसन की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जब वायुमंडल होगा ही नहीं, ऑक्सीजन होगी नहीं, तो लेंगे क्या। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये क्या है सर, सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव? आपने सुना होगा कि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत है, तो वो ओजोन परत हमें क्या करती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वो भी क्या है, डिटेलिंग में भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या है, वो भी वायुमंडल का एक पार्ट है ना। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा रहा है ना। यदि यह सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। होता क्या है, सन की एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है, सूर्य की ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, वो इतनी ज्यादा हो सकती है कि हमको बहुत ज्यादा, जब सूरज निकलेगा तो गर्मी लगेगी, और जब सूरज चला जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो हमको एकदम ठंड लगने लगेगी। मतलब दैनिक तापांतर भी बढ़ जाएगा। ये क्या करती है, ये चादर क्या करती है, ये चादर आपकी रजाई की भांति काम करती है। जैसे जब आप जाड़ों में रजाई ओढ़ लेते हो तो आपके शरीर की गर्मी को अवशोषित करके रखती है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखती है। इसी प्रकार से वायु क्या करती है, वायु डबल काम करती है। सन आया, जरूरत के हिसाब से उससे जितना नेसेसरी है उतना जो है सन का लाइट ले लिया। मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं आपको, समझते चलिए। ले लिया, उसके बाद जब पृथ्वी गर्म हो गई तो गर्म होके वो भी तो हीट छोड़ेगी ना, तो वो हीट छोड़ती है, तो उतनी हीट ही अपने पास रखती है वापस में जितना जरूरत होती है, बाकी वायुमंडल में वापस भेज देती है। मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखती है। वही बात ये कह रहे हैं, गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे और रात के समय ठंड से जम सकते थे। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को क्या बनाया है, लिवेबल बनाया है, रहने के योग्य बनाया है, ठीक है। वायुमंडल का संगठन, मतलब वायुमंडल में क्या क्या है, संगठन मतलब संगठन नहीं है, ये संगठन है, ठीक है। संगठन में क्या मतलब है, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं। जैसे मेरा संगठन अभी आप पूछोगे तो क्या है, मैं टी शर्ट पहने हुआ हूं डिकोड एग्जाम की, नीचे पैंट पहने हुआ हूं, ठीक है, आंखों पे चश्मा लगाए हुआ हूं, तो ये क्या है, ये मेरा संगठन है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ऐसा नहीं है कि हम वायु जिसे सांस ले रहे हैं खाली ऑक्सीजन, हमारे नाक में कुछ ऐसा सिस्टम है कि केवल ऑक्सीजन आ रही है, बाकी सब अलग हो जा रही, नहीं, ठीक है। ये पूरा मिश्रण हमारे पास जाता है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप सब लोगों को पता है इनका परसेंटेज, ठीक है। चलो खैर आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये भी हम इसको बाद में देख लेंगे, इसको स्लाइड पे दोबारा आ जाएंगे। कौन कौन सी गैसें हैं, और उसके बाद बड़ा भाग है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन मतलब मेनली कौन कौन सी हो गई, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन, CO2, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम मात्रा में पाई जा रही हैं। इन गैसों के अलावा धूल के भी छोटे छोटे कण होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों को प्रदर्शित किया गया है। ये देखो आप, ये कह रही है कि दीदी बता रही है, ये दीदी हमको क्या बता रही है, ये कन्या हमको क्या बताना चाह रही है कि ये अगर पूरा वायुमंडल है तो 78% तो क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, 21% इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब लगभग 99% यही दोनों गैसें हैं।
उसके बाद क्या है, उसके बाद आर्गन है, फिर CO2 है, फिर अन्य का नंबर है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है सबसे ज्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 नहीं है, उसके बाद आर्गन है, ठीक है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद चौथे नंबर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्रम आपको तीसरे नंबर वाला जरूर याद रखना है, ये कंफ्यूजिंग करता है, कभी आपसे क्रम से आरोही अवरोही क्रम में लगाने को आ जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ये क्रम याद रखना है। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, आर्गन गैस है, ठीक है, आर्गन गैस है, ये इसने बताने की कोशिश की है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, 78% है, सबसे ज्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तब हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें सभी गैसें तो आ रही हैं हमारे अंदर, ऐसा थोड़ी ना है कि ऑक्सीजन केवल छन के आ गई, सारी गैसों का जो वायुमंडल में मिश्रण है वो जा रहा है, CO2 आर्गन सब जा रही है हमारे अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन गया, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि गई हमारे किसी काम की नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक है, हमारी तरह सीधे वायु से जैसे हम सीधे ऑक्सीजन ले रहे हैं वो नहीं ले सकते नाइट्रोजन। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसको कुछ केमिकल चेंज कर दिया। जैसे सीधे नाइट्रोजन उनके किसी काम की नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई अणु, कोई यौगिक बना के उन्होंने उन जीवाणुओं ने उनको दे दिया पौधों को, जिसको वो अपने यूज में ले लेते हैं। सामान्यतः नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, पहली नाइट्रोजन हो गई, दूसरी ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ली, CO2 प्रोड्यूस करी, लेकिन एक टाइम बाद तो खत्म हो जानी चाहिए ना ऑक्सीजन, फिर हम ले लेके उसको CO2 बना बना के बाहर निकाल रहे हैं, तो खत्म किस लिए नहीं होती है, क्योंकि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दो चीजों में डिफरेंस है, पौधे भी श्वसन कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम श्वसन कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं। पौधे भी श्वसन हमारी तरह ही करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, उसमें पौधे जो हमने CO2 निकाली है उस CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो हमने यूज ली उन्होंने छोड़ दी, इस प्रकार से एक बीच में संतुलन बना रहता है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। भाई साहब तुम तो O2 का CO2 बना बना के प्रोड्यूस कर रहे हो, और जो आदमी CO2 से O2 बना रहा था उसको काट दिया, पेड़ पौधे काट दिया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल वायुमंडल में कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमें वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। श्वसन में, श्वसन ले रहे हैं हम, सांस ली मान लो मैंने, इसमें सारी गैसों का मिश्रण आया, अंदर इसको इसकी प्रोसेसिंग हुई, और दोबारा जब मैंने सांस छोड़ी तो उसके साथ CO2 निकल गई, O2 मेरे अंदर अंदर रह गई। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल इत्यादि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा सकता है। क्यों, क्योंकि ये ईंधन हम जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है। अब सोचो ये जो कोयला है, ये जो कोयला है, इसने क्या कर रखा है, इसने वायुमंडल की CO2 को अपने अंदर बांध रखा है, और हम शैतान लोगों ने क्या किया, हमने उस कोयले को निकाल के ओहो भाई साहब ईंधन मिल गया, हमने उसको जला दिया। जला दिया तो क्या हुआ, वो जो CO2 की फॉर्म में CO2 उसने अपने अंदर रख रखी थी वर्षों से, उसको हमने जला दिया। तो जला दिया तो वायुमंडल में क्या हुई, CO2 रिलीज हो गई, तो जो उनका संतुलन है वो गड़बड़ हो सकता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब CO2 बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी, देखो जो पहली वाली स्लाइड थी ना उसमें देखते हैं। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सिंपल है, समझो। जब आप कार कहीं गाड़ी
आप कहीं धूप में खड़ी करके चले जाते हैं और फिर वापस आके खोलते हैं तो गाड़ी में हीट होती है। हीट क्या करती है, वो जो कांच है ना, जो कांच है जिससे अंदर हीट गई, उस कांच ने क्या किया, हीट को अंदर जाने तो दिया लेकिन अंदर से बाहर बहुत कम मात्रा में आने दिया। तो क्या हुआ, जा तो लगातार हीट रही है लेकिन बाहर बहुत कम मात्रा में आ रही है, तो अंदर गैस चैम्बर बन गया, हीट चैम्बर बन गया। इसीलिए जब हम गाड़ी में घुसते हैं तो ठंड गर्मी लगती है। इसी बात को क्या कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, कुछ कृषकों द्वारा अपनी फसल को प्रॉपर ऊष्मा देने के लिए उन्होंने हरे रंग के कांच का प्रयोग इसके लिए किया था। तो हरे रंग के कांच से क्या होता था कि उनके उस पौधों को प्रॉपर हीट मिलती रहती थी। उस पूरी एक योजना को ग्रीन हाउस कहते थे, ग्रीन हाउस में प्लांटेशन करना कहते थे। वहीं से ये शब्द निकला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो गाड़ी का शीशा काम कर रहा था गाड़ी के अंदर के लिए, वही काम CO2 की परत हमारे वायुमंडल में करती है। क्या कि सन से जो रेजेज आती हैं, सन का जो ऊष्मा आती है वो ले तो लेती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के रूप में जो चीज रिलीज होती है वो उसको रिलीज नहीं होने देती है, बांध के अपने पास रखती है। अब अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कांच मोटा हो जाएगा गाड़ी वाला कांच, तो क्या होगा, और ज्यादा वो अंदर हीट रोक लेगा। इसी प्रकार से जो पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी सूर्य से गर्म होने के बाद जो पार्थिव विकिरण के रूप में निकलती है CO2, उसको वापस जाने नहीं देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, और इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाएगी। भाई जब कांच हो गई नहीं तो गाड़ी जैसी है वैसी रहेगी, गर्मी है तो गर्म हो जाएगी, शाम के समय ठंडी रहेगी। किंतु जब कारखाने के धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, किसका, CO2 का, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, और इसी घटना को क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी। भाई साहब ये CO2 ऐसा थोड़ी ना है मेरे ऊपर या आपके ऊपर ही है, पूरी अर्थ के ऊपर वायुमंडल है, उस पूरी वायुमंडल में CO2 की एक चादर है। तो क्या होगा, जहां पर ग्लेशियर्स हैं, जहां पर बर्फ की जगह हैं, वहां क्या होगा, वहां का भी, उस एरिया का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, समुद्र के आसपास के एरिया होंगे वो डूब जाएंगे, वही सब। ठीक है, कुछ पशु पौधे भी लुप्त हो सकते हैं जो उसके आसपास रह रहे हैं। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके दुष्परिणाम बता रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, परिणाम, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन क्या कर सकता है हमारे लिए, क्या कर सकता है, बढ़ा हुआ आयतन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित कर सकता है हमने देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, कुछ ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, उसके आसपास के तट डूब जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, मैदानों में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये कुछ दिए गए हैं कि कुछ पेपर्स की कटिंग दी गई है कि भूमंडलीय तापन से क्या हो रहा है, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन, और इस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरैसिक एरा, मतलब कल्पना कर रहे हैं कि पुराना खतरनाक वाला चीज दोबारा वापस आ सकता है। तो कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं। ठीक है, वायुमंडल की संरचना, अब वायुमंडल में किस तरीके से क्या क्या चीज मिल रही है उसकी बात की गई है, इसको देख लेते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित होता है। ठीक है, मतलब जो हम जहां अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं उससे ऊपर 5 संस्तर हैं वायुमंडल के। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से। ठीक है, 5 मंडल में विभाजित तो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। सबसे नीचे कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, मीसोस्फियर, वायु, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल को क्या कहते हैं, इसको आयन मंडल भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, इसको आयन मंडल भी कहीं कहीं कहते हैं। अब एक एक का डिटेलिंग देखो, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, ये क्षोभ मंडल है, ये फिर समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये बाह्य वायुमंडल है और बहिर्मंडल, इसको आयन मंडल भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इनकी हाइट दी हुई है। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों महत्वपूर्ण परत है अभी देखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, मतलब जहां मैं खड़ा हूं उससे 13 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया है वो किसका एरिया है, वो किसका क्षेत्र है। सर एरिया तो कुत्तों का होता नहीं, वो क्षोभ मंडल का एरिया है। ठीक है, वो यहां से ऊपर 13 किलोमीटर तक जो है वो क्षोभ मंडल है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो वायु का संगठन है, जो मैक्सिमम वायुमंडल है वो लगभग इसी में है। ठीक है, मंडल है।
मौसम की लगभग सभी घटनाएं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये कि इसकी औसत ऊंचाई हाइट कितनी है 13 किलोमीटर, और मौसम की सभी घटनाएं जो हो रही हैं, वर्षा हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, ओला बरस रहे हैं, इस परत के अंदर ही क्या होती हैं, घटित होती हैं। या आप इसमें देख पा रहे हो माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, लगभग 9 किलोमीटर, 8,848 मीटर, लगभग 9। तो क्या होगा, क्षोभ सीमा से नीचे ही माउंट एवरेस्ट भी होगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं हो रही हैं। जैसे क्या, जैसे हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब इसी में हो रहे हैं। फिर समताप मंडल की बात कर रहे हैं। दूसरा मंडल कौन सा है, समताप मंडल। इसमें शॉर्ट में चीजें दी हुई हैं, अभी हमको उतना ही समझना है। जैसे जैसे हम अगली आगे की कक्षाओं में आते जाएंगे, ये चीजें हमें अभी और डिटेलिंग में पढ़ने मिलेंगी। ठीक है, क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग क्या, ऊपरी भाग समताप मंडल कहलाता है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर जब आप आ जाएंगे, ये इन्होंने बीच में सीमा दी है, मतलब क्षोभ मंडल के बाद की जो लास्ट सीमा है वो क्षोभ सीमा है। जैसे हमारे घर की सीमा होती है, ऐसी क्षोभ सीमा है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 50 किलोमीटर। तो मैं कहूं सबसे पहले 13 किलोमीटर तक क्या है, क्षोभ मंडल है। 13 के बाद 50 किलोमीटर तक क्या है, समताप मंडल है। ठीक है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। मतलब यहां कोई बादल और वो सब यहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहां की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ने। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो समताप मंडल के निचले वाले एरिया में, समताप मंडल के निचले वाले एरिया में क्या होगा, ओजोन परत पाई जाएगी और यहीं क्या होगा, हवाई जहाज इत्यादि उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बादल इत्यादि नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो इस हिसाब से यहां यही चीज होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर या समताप मंडल में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मध्य मंडल, तीसरा कौन सा आता है, मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। यह वायु की तीसरी परत है। क्रम से याद करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तो बीच में है। 5 में से 3 हो गए, तीसरे नंबर पर तो मध्य मंडल है। सर ये तो पूछना ही नहीं, पहला तो सर मुझे बचपन से याद है, क्षोभ मंडल है, तो पहला क्षोभ मंडल, भाई क्षोभ के बाद समताप भी याद कर लो। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य के बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 मंडल है। ठीक है, तो मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और कहां तक जाएगी, 80 किलोमीटर तक जाएगी। 13 किलोमीटर ये एरिया याद होने चाहिए, क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक क्या समताप मंडल, और 80 किलोमीटर तक क्या, मध्य मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उनका हवा उनको मिलती है और घर्षण के स्वरूप, हवा से घर्षण के स्वरूप क्या होता है, उनमें आग लग जाती है। अब सर उल्का क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में ही ये मैं प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो चीजों के दोहराव से हमें बचना है। फिर बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल, ये क्या है, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल। तो बाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। यह कह रहे हैं कि आयन मंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल का ही एक पार्ट है, लेकिन कहीं कहीं इसको आयन मंडल भी कह देते हैं। तो 80 के बाद फिर 400 किलोमीटर तक कौन सा मिल रहा है, आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तापमान अधिक वाली बात कहां से आ गई, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या है, ये लाइन टेम्परेचर वाली लाइन है। ठीक है, देखो कैसे, मतलब पहले क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, फिर तापमान बढ़ेगा समताप मंडल में, फिर मध्य मंडल में घटेगा, फिर बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल की हमें ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मतलब पहले क्या होगा, टेम्परेचर ऊपर जाते जाते घटेगा क्षोभ मंडल में, फिर बढ़ेगा समताप मंडल में, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर वाली लाइन है, ये जो चल रही है। तो ये लाइन यहां से बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। देखो बाह्य वायुमंडल ये है, तो जब मध्य मंडल के बाद हम गए यहां पे, तो यहां से टेम्परेचर फिर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रेडियो संचार, जो रेडियो संचार होता है ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। मतलब यहां से क्या होता है, यहां से रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रांसमीटर को रिसीव होती हैं और रेडियो इत्यादि यहां से संचार। तो आपको पहले क्षोभ मंडल में याद रखना है क्या है, समस्त मौसमी घटनाएं हो रही हैं। समताप मंडल में क्या है, उसके निचले भाग में ओजोन परत है और वहीं आसपास ही क्या है, एरोप्लेन वगैरह उड़ रहे हैं। फिर मध्य मंडल में क्या है,
मध्यमंडल में अपना नॉर्मल था सिस्टम, और ये जो मध्यमंडल के ऊपर बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल है, यहां से रेडियो ट्रांसमीटर की तरंगें रिसीव होती हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बिखरी हुई मात्रा में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, इतना तेजी से बढ़ता है। अभी हम देख रहे थे, पीछे हमने पढ़ा कि टेम्परेचर, तापमान तेजी से बढ़ता है कि जो आयन है, जो यौगिक है, वो आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस क्या करते हैं, इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फिर बहिर्मंडल, ये तो बहिर्मंडल, ये इसकी 400 किलोमीटर से लेकर अनंत तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है, पता नहीं। तो दोबारा ऊंचाई याद करेंगे, 13 तक क्षोभ मंडल, और 13 के बाद कहां तक था, 13 किलोमीटर तक, 1 मिनट, 13 किलोमीटर तक क्या था मेरा, 13 किलोमीटर तक मेरा क्षोभ मंडल था। 13 के बाद 50 किलोमीटर तक मेरा क्या था, समताप मंडल था। 50 किलोमीटर तक समताप मंडल था। 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल था। 400 किलोमीटर तक आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल था। और उसके बाद जो बहिर्मंडल है वो 400 के बाद अनंत तक जो है, 400 के बाद अनंत तक क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें, हीलियम वगैरह यहां थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, हीलियम वगैरह यहां थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। तो पांचों आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि वायुमंडल 5 परत में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्रम से आपको ये याद होना चाहिए, इनकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। अब मौसम और जलवायु, क्या डिफरेंस है मौसम और जलवायु? क्या आज वर्षा होगी? क्या आज के दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच पर भविष्यवाणी का अनुमान लगाते हुए सुना होगा। आपने कहां सुना होगा? आप तो जियो सिनेमा पर और उस पर देखने वाले हो। हम लोग क्या करते थे हमारे समय में, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में रेडियो था। ठीक है, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, है ना, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे और उसमें बताते थे, वो एक दूसरे से डिस्कस करते हुए कि आसमान पे स्टेडियम के ऊपर बादल छाए हुए हैं, लगता है आज मैच नहीं हो पाएगा। और जब धूप निकल आती थी बताते थे कि धीरे धीरे हल्की हल्की धूप की किरणें दिख रही हैं। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल और उसकी दिन प्रतिदिन की स्थिति है। किसकी? वायुमंडल की, दिन प्रतिदिन प्रति घंटे की। जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं, नायिका नायक से कह रही है, या अभिनेत्री अभिनेता से कह रही है, या करीना कपूर जी और क्या कहते हैं अक्षय कुमार से कह रहे हैं कि यार बदलना जाना मौसम की तरह। मतलब वो मोहब्बत कर रही है, उसके साथ साथ एक शक भी जता रही है कि यार मौसम की तरह चेंज मत हो जाना। मतलब क्या है, क्या कहेगी? जल्दी से चेंज मत हो जाना। मौसम क्या है? जल्दी से चेंज होता है। और जलवायु क्या है? लॉन्ग टर्म तक रहती है। लॉन्ग टर्म की किसी स्थान की जो मौसमी दशाएं हैं उनको जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रही है कि मौसम की तरह मत बदल जाना, मतलब जल्दी मत चेंज होना। ठीक है, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की भी योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। आपसे पूछे जलवायु क्या है, तो किसी स्थान का औसत मौसम लंबे लॉन्ग टर्म में 10-5 साल, लगभग 30 साल के मौसम को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलो अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? हमें अगर कहीं घूमने की योजना बनानी, मान लो संडे है, आज बाहर जाने का मन है, तो बाहर कैसे जाऊंगा मैं? अगर मौसम बाहर बढ़िया तेज धूप निकल रही होगी, चिलचिलाती हुई, तो गाड़ी से जाएंगे, एसी में बैठ के जाएंगे। और अगर बढ़िया मौसम होगा तो आज चलो भाई बाइक राइड करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। चलो खैर, कुछ करके सीखने को कह रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्रों से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें, हम नहीं लिखेंगे, ये बच्चों के मतलब का है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती। समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? ये जो भाई साहब बता रहे हैं इनका कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब सन की जो एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है ना, वो उसकी एनर्जी का सिर्फ 2 अरबवां भाग है। मतलब उसकी एनर्जी के मैं 2 अरब टुकड़े कर दूं तो 1 टुकड़ा सिर्फ हमारे पास आ रहा है, उसी में हम चीखने लगते हैं, हरे गर्मी, बहुत गर्मी, सूरज बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, चलो तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हाँ जी, जैसे आज मैं कहूं आज टेम्परेचर कितना है, तो आज 40 डिग्री 35 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, तो क्या है? वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, है ना। आज जैसे आज फोन में देख लेते हैं अब तो कि आज तो भाई टेम्परेचर बहुत है, आज तो 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, तो किसका टेम्परेचर है? वो वायुमंडल का टेम्परेचर है, आसपास की वायु में। और क्या है टेम्परेचर भी क्या है? उसमें ताप और शीतलता की गणना है।
वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। देखो जैसे दिन में जब सूरज 12-1 बजे 2 बजे करीब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है, तो एक तो दिन रात में टेम्परेचर चेंज हो गया, प्लस ऋतुओं के समय मतलब जब हमारे यहाँ जाड़ा आ जाएगा तब भी तो टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो मतलब एक तो दिन रात में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ऋतुओं के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और, ठीक है, ये हो गया। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। यह आपतन क्या है, देखो अभी आगे डिफाइन करेंगे, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कहते हैं। जैसे मान लो सूर्य से एनर्जी आई तो ऐसा थोड़ी है पृथ्वी सारी एनर्जी उसकी एब्जॉर्व कर लेती है, सारी अपने पास रख लेगी, कुछ वायुमंडल में वापस चली जाती है। जब हीट बजट हम 11th क्लास में पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जितनी एनर्जी आ रही है, जितनी पृथ्वी ने अपने पास रोक ली, वो क्या है, वो आपतन है, आतपन है, ठीक है, आतपन है, वो आपतन नहीं, सॉरी आतपन है। आतपन या सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ध्यान करो वो 6th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जांपल, मैंने आपको एक टॉर्च लाइट बना के, टॉर्च लाइट थी जिसमें दिखाया गया था कि अगर सूर्य की रोशनी इसी गोले पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये गोले पे ज्यादा सूर्यातप रिसीव करेगा, और ये टॉर्च अगर टेढ़ी हो जाएगी तो ये इतने बड़े एरिया पे प्रकाश रिसीव होगा, तो क्या होगा, प्रकाश तो उतना ही था, प्रकाश तो उतना ही था, यहाँ छोटे एरिया पे पड़ा तो यहाँ क्या हो गया, ज्यादा गर्मी हो गई, यहाँ क्या हुआ, कम ताप प्राप्त हो गया। तो वही बात ये कह रहे हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, ऐसी लंबवत पड़ रही हैं, तो वहां क्या प्राप्त होता है, ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त होता है, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां टेम्परेचर कम प्राप्त होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप या आतपन की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि वहां लंबवत सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही हैं और ऊपर जाते जाते सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएंगी, इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता जाता है। ये क्या है, ये वो दिए हुए हैं, टेम्परेचर तापमान मापता है, तापमापी, वायु दाब मापी वायु दाब मापता है, बात दिग्दर्शी हवा की दिशा नापता है, ये एक होता है जिधर घूमने वाला, ये शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है, ठीक है, सारी चीजों का मेजरमेंट होता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, है ना, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर ये ध्रुवों पर बर्फ क्यों जमी रहती है, क्यों, क्योंकि वहां सूर्य तप की मात्रा कम है, वहां का आतपन बहुत कम है ना, जब वहां टेम्परेचर ही नहीं पहुंच रहा है तो वो एरिया ठंडे रहेंगे, जो वहां पानी होगा वो जम जाएगा। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी, यहां इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। भाई जो फसलें जाड़ों में उगती हैं वो उग ही नहीं पाएंगी। भाई जिन चीजों के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उग ही नहीं पाएंगे। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा इनसे मुक्त हो जाती है, ठीक है। बता रहे हैं कि शहर में कंक्रीट के मकान हैं, गांव में हमारे बढ़िया झोंपड़ी टाइप से और वैसी चीज, आजकल तो गांव में भी सब कंक्रीट के ही मकान हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। नगर के भीड़भाड़ वाले ऊंचे भवनों में गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्यों नगरों का तापमान ज्यादा है, क्योंकि वहां जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाली संरचनाएं हैं वो ज्यादा हैं, गांवों में उसके मुकाबले कम है। जैसे एक कंक्रीट का जो कोई मकान बना हुआ है वो ज्यादा आतपन उसका होगा, ज्यादा वो सूर्यातप सनलाइट को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके रखेगा, और क्या होगा, जो उसके मुकाबले खेत टाइप से भूमि होगी, ग्रासलैंड होगी, वो उतना नहीं करेगा। तो क्या होगा, जब इसने ज्यादा अपने पास रोक लिया तो रात के समय छोड़ेगा भी, और छोड़ेगा तो ऊपर CO2 चाचा अपनी चादर डाले बैठे हैं, वो कहेंगे अब यहीं रुक जाओ, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए नगरों का टेम्परेचर सामान्यतया गांव की अपेक्षा ज्यादा होता है। तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडरसन सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बता रहे हैं कि टेम्परेचर के कैसे मापते हैं। मैं कहूं टेम्परेचर 12 है तो 12 क्या है, 12 मीटर है, सेंटीमीटर है, 12 हलवा है, 12 रसगुल्ला है, क्या है, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हर चीज का मापन तभी संभव है जब उसका मात्रक साथ में हो, आपको पता हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगली चीज आ गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, ठीक है। वायु दाब क्या होता है, देखो
हम अभी खड़े, मैं अभी खड़ा हूं ना, मेरे चारों तरफ जो भी वायु है ना मेरे ऊपर धक्का दे रही है भाई साहब, बुरी तरह से धक्का दे रही है। लेकिन सर आप फिर हिल क्यों नहीं रहे, ये धक्का आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चारों तरफ से वायु दाब मुझ पे लग रहा है ना। इधर वाली वायु मुझे इधर खिसका रही है, इधर वाली वायु इधर खिसका रही है, इधर वाली आगे पीछे, तो चारों तरफ से फिर वो खिसकाते रहो, मैं अपनी जगह स्टेबल हूं। ठीक है, तो ये वायु दाब है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हमें इस बल का अनुभव नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर पर विपरीत बल लगाता है। समझ में आ गई? इधर वाला मुझे पीछे वाला वायु दाब जो मेरे कंधे पे लग रहा होगा आगे भेज रहा होगा, आगे वाला पीछे, इधर वाला इधर इधर, तो मैं अपनी जगह पे ही हूं, तुम चारों तरफ से काम करते रहो। ठीक है, चलो खैर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब यही कोई परिभाषा पूछ ले वायु दाब क्या है, ये थोड़ी बताओगे चारों तरफ लग रहा है, नहीं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर ताप तेजी से गिरने लगता है। क्यों गिरने लग रहा है तेजी से? इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वायुमंडल की गैसों का संगठन है वो मैक्सिमम जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो विरल होता जाता है। मतलब विरल होने का क्या मतलब है? वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे मान लो मैं मानूं कि यहां पे एक डब्बा है, तो यहां डब्बे में अगर वायुमंडल के 1000 कण मौजूद हैं, तो ऊपर अगर मैं 2 किलोमीटर ऊपर कोई डब्बा ले जाऊं तो उसमें कण कम रह जाएंगे, मतलब घनत्व उसका कम हो जाएगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो वो दाब भी कम लगाएगी, और ये 1000 कण वाला डब्बा ज्यादा दाब लगाएगा। ठीक है, तो यही बात ये कह रहे हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो तो बेस ही है ना, समुद्र तल बेस है, वहां से ऊपर ही तो मान रहे हैं हम सब कुछ चीज, वहां से नीचे मान रहे हैं, तो समुद्र तल पर। यह बात भी आपको याद रखने वाली है। यही अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर एक आ जाए ना कि समुद्र तल पर सर्वाधिक वायु दाब होता है, आधों के दिमाग की हट लेगी। ठीक है, खैर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, इनका मतलब अगर आपके समझ में नहीं आएगा ना तो कहानी आधे से ज्यादा गोल हो जाएगी। देखो, वायु दाब का ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण, कि सर आपने बता दिया यहां वायु ज्यादा है इसलिए यहां ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यहां वायु कम है इसलिए यहां प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर भी अलग अलग हो सकता है क्या? हाँ, ये किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? देखो, जब ताप ज्यादा मिलेगा, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूं, आपका एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो आप जैसे वायु के कण, मान लो आप 50 लोग, ठीक है, आप 50 लोग यहां हो, ठीक है, इनको मान लो वायु के कण हैं 50 लोग, ठीक है, और ये कमरा जो है जिसमें ये हमारा स्टूडियो है इसको मैं मान लेता हूं वायुमंडल का एक डब्बा। अब आप 50 लोग हो और यहां मैं क्या करूं, एसी, कोई ऐसा एसी बना दूं जो 50 पे चल रहा हो, तापमान दबा के दे रहा हो, तो क्या करोगे? भागोगे सब इधर उधर, छिटकोगे इधर उधर, हाय गर्मी, चिपक के तो नहीं रहोगे ना। तो क्या होगे? आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हो सकता है आप कमरे के बाहर भी भाग जाओ, तो क्या होगा? जब वायुमंडल का संगठन कम हो गया, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कम हो गया, तो दाब वो कम डालेगी कि नहीं डालेगी, है ना। अब देखो, अब ये लाइन पढ़ो, वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब क्या हुआ कि ताप, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वायु दाब, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इस शॉर्ट में भी क्या लिखूं, ठीक है, वायु दाब क्या होगा? वायु दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो कण इधर उधर भागेंगे, और कण इधर उधर भागेंगे तो वायु क्या होगी? हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो दाब कम डालेगी। अब यहीं इसके विपरीत, अगर तापमान क्या हो? कम हो, फिर वही एग्जांपल, तापमान, अब मैं एसी ऐसा चला दूं 1 डिग्री पे चल रहा हूं, भाई साहब जम जाओगे सब, एक दूसरे से चिपक के कैसे भी सोचोगे, शरीर वाली गर्मी, एक दूसरे से गर्मी मिलती रहे, तो क्या हुआ? चिपक गए, मतलब डेंस हो गए, ज्यादा डेंस हो गए, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा डालोगे, तो प्रेशर ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? वायु दाब ज्यादा होगा। मतलब ताप और वायु दाब में क्या है? व्युत्क्रम का संबंध है। अब देखो, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? टेम्परेचर ज्यादा तो वहां क्या होगा? लो प्रेशर होगा, और टेम्परेचर कम तो वहां क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। हमेशा याद रखना, वायु को छोड़ो, अपने से लो भाई, टेम्परेचर ज्यादा है तो मैं छिटकूंगा, इधर उधर भागूंगा, है ना, भागूंगा तो क्या होगा? हल्का हो जाऊंगा थोड़ा, और टेम्परेचर कम है तो सिकुड़ूंगा, है ना, सिकुड़ूंगा, एक सब चिपकूंगा तो क्या होगा? एकदम सघन हो जाऊंगा, तो दाब अपने आप ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर क्या है? निम्न वायु दाब है। ठीक है, अब देखो, ये इस लाइन का फिर मतलब समझो, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं,
इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं सोच रहा हूं एक बार मैं समझाऊं तो फिर अच्छे से ही समझाता चलूं। निम्न वायुदाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब निम्न वायुदाब होगा मतलब तापमान ज्यादा होगा, और जब हम देखते हैं तापमान ज्यादा होता है तो क्या होता है, तापमान ज्यादा हुआ, जल का ज्यादा बाष्पीकरण हुआ, जब जल का ज्यादा बाष्पीकरण हुआ तो ऊपर जाके बादल बन जाएगा, तो बादल हो जाएगा। बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम, नमी कब होगी, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। और जलवाष्प कैसे बढ़ा, क्योंकि तापमान ज्यादा था, वायुदाब निम्न हो गया, ठीक है, तापमान ज्यादा था तो जल क्या हुआ, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच गया, मतलब नमी वायुमंडल में ज्यादा हो गई। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, ठीक है। क्यों भारी होगी, क्योंकि ठंडी होगी। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बना रही है। निमज्जित होकर मतलब क्या हुआ, एक जगह इकट्ठी होकर भारी वायु क्या हुई, क्या कहते हैं उसको, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, ऐसे मान लो, क्या हुई, निमज्जन हो गया और हाई प्रेशर बेल्ट बना लिया। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जब वायु नीचे ही है, गर्म होगी तभी तो छिटकेंगे, अभी तो हम सब ठंडे हैं तो नीचे ही पड़े हैं, वायु ऊपर जा ही नहीं रही, आकाश साफ है, ठीक है। चलो, और जब टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर कम है इसका मतलब, और टेम्परेचर कम है तो पानी का भी ज्यादा बाष्पोत्सर्जन या फिर क्या कहते हैं उसकी बाष्प ना बनी तो मौसम भी नम होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। अब देखो फिर दोबारा तुमको समझा देता हूं, ये पॉइंट बहुत समझने वाले हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर ना लोगों के दिमाग खराब कर देता है। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो लो होगा, प्रेशर लो होगा, और टेम्परेचर जब लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लो है, सब वायु के कण एक साथ इकट्ठे हुए ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मतलब एक तो हो गया मेरा हाई प्रेशर और एक मेरा हो गया लो प्रेशर। अब जो हवा चलेगी, ये तो ताप का खेल हो गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर बन गए। अब जो हवा चलेगी वो हवा बताओ हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। मान लो मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और आपकी जेब में 20,000 हैं, तो पैसे कहां से आएंगे, 20,000 से 10,000 वाले की तरफ आएंगे ना, मतलब ज्यादा से कम की ओर चलता है। तो हवा भी हमेशा किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। यही बात ये लास्ट में कह रहे हैं कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा के मैंने आपको इसको समझाया। ये क्या बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। हाँ हमें पता है वायु नहीं है, अभी तो हमारा चंद्रयान गया है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। जब वायु ही नहीं है तो वायु दाब कहां से होगा, कमरे में लड़के ही नहीं है तो दाब किस चीज का होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत लगने वाले बल के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं। जैसे क्या होगा कि अब जो हमारा शरीर है वो रक्त शिराएं हैं, वो भी तो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही हैं और वायु हम पे भी प्रेशर लगा रही है। तो जब बाहर से कोई प्रेशर ही ना लगेगा तो रक्त शिराएं फट जाएंगी, नलियां फट जाएंगी, दिमाग की नसें फट जाएंगी, है ना, तो क्या होगा, रक्त स्रावित होने लगेगा। इसलिए वो आपने देखा होगा ना, व्हाइट कलर का सूट वूट पहन के उतरते हैं वहां, तो वो इसीलिए है, ठीक है। चलो अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को क्या कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं। अब सर उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र क्या चल रही है, बात समझ में आ गई होगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर। मेरे भाई फिर भी समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को बैक करो, बैक करके दोबारा देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। ये अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ में ना आई ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी इसके चक्कर में, है ना। अभी क्योंकि इस पे बहुत कॉन्सेप्ट है, आगे आप इसी चैप्टर में हैं, फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे मास्टर समझाना नहीं आता। अच्छे से देख के आओ। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है तो वायु चल रही है, पवन अपना काम कर रही है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो महीन धूल के कण या धुएं के कण उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि आप इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी कभी आप जब हाथ में हाथ डाले किसी नदी के किनारे या कहीं बैठे हैं तो हल्के हल्के वायु के झोंके आपको अलग आनंद देते हैं। तो क्या है, हवा अपना काम कर रही है, ठीक है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, उड़ जाता है छाता जी। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब 3 अन्य उदाहरण आप सोच सकते हैं जब पवन की वजह से आपको दिक्कत हुई हो। छतरी लेकर चल रहे, छतरी उड़ गई, मैडम के साथ बैठे थे, बहुत तेज हवा आ गई, मैडम बोली उठ के चल दो तो जाना पड़ा, वो अच्छा खासा टाइम व्यतीत हो रहा था, वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार के कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं, पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हाँ, जैसे कल वल में आपको बता रहा था
कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां से होती है, दक्षिण पश्चिम हवाओं द्वारा। तो हमने इसको दक्षिण पश्चिम कैसे माना, ये हवा इधर दक्षिण पश्चिम साइड से आ रही है, मतलब हवा जिधर से आ रही होती है उस साइड को हवा का नाम दिया जाता है। यही हवा अगर ऊपर से आ रही होती तो इसको हम कहते हैं उत्तरी हवा, नीचे से आ रही होती इसको कहते हैं दक्षिणी हवा। ठीक है, तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या प्रकार हैं, अब देखो, ये बड़ा खतरनाक डायग्राम है भाई साहब, बहुत खतरनाक डायग्राम है। मैं अभी उसको इतना डिटेलिंग में नहीं समझाऊंगा, आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। स्थायी पवने, क्योंकि इसको हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में समझेंगे प्रॉपर। स्थायी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिम एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। देखो ये जो है ना, अब देखो ये देखो, इसको एक एक लाइन का मतलब चलो समझ ही लेते हैं। ये है भूमध्य रेखीय निम्न दाब। निम्न दाब क्यों है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्यों है, क्योंकि यहां पे सन की रेजिस क्या है, वर्ष भर लगातार पड़ रही हैं। सूर्य यहां लगातार पड़ रहा है, जब सूर्य लगातार पड़ रहा है तो यहां टेम्परेचर हाई होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो इसलिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र हो गया। अब देखो ये क्या है, इसके मुकाबले ऊपर क्या होगा, इसके मुकाबले ऊपर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। क्यों प्रेशर हाई होगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर कम है, इसकी अपेक्षा टेम्परेचर कम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाई प्रेशर बेल्ट। जब टेम्परेचर कम तो उच्च दाब। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट हो गई नीचे, क्योंकि यहां भूमध्य रेखा की अपेक्षा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर हो गया। अब यहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। हवा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। देखो हवा इधर से इधर चल रही है कि नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है ना, हवा चल रही है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यही है। ठीक है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। ठीक है, ये मुड़ क्यों गई, तो ये मुड़ती है हवा। भाई सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये धारा ऐसी भी तो चल सकती थी, लेकिन क्या होता है, एक कोरियोलिस बल होता है, एक कोरियोलिस बल होता है। वो किसके कारण उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी इस तरीके से जो घूम रही है ना, परिभ्रमण जो पृथ्वी कर रही है, उसके कारण एक कोरियोलिस बल पैदा होता है, जो क्या करता है, इन हवा की दिशा को, भी जो बोल रहा हूं सिर्फ अच्छे से सुन लो, प्रॉपर इसको हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वो कोरियोलिस बल क्या करेगा, हवा की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में, अब ये शब्द सारे आपको समझ में आने चाहिए। उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा, भूमध्य रेखा से नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में वो हवा को क्लॉकवाइज घुमा देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। अब देखो इसको सुई मानो और क्लॉकवाइज घुमाओ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है, इसको सुई मानो क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये कैसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी। और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होती तो इधर घूमती, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगी। ये हवा कैसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे आ रही थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण क्लॉकवाइज, और ये कोरियोलिस बल के कारण एंटी क्लॉकवाइज, ये उत्तरी गोलार्ध है। अब देखो इसी प्रकार से हवा चल रही है ऐसे, और ऐसे अपनी बुक में देखो ये है। ठीक है, तो स्थायी पवने ये हैं। फिर मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, ये क्या है, भारत में मानसूनी पवने, देखो जब ये पवने दक्षिण पश्चिम साइड से आती हैं, है ना, और वर्षा भारत में कराती हैं। ठीक है, वर्षा भारत में कराती हैं, फिर ये यहां हिमालय से टकराकर भारत में वर्षा कराई, लेकिन फिर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये हवा इधर से इधर चलने लगती है, मतलब डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर ली। तो इन डायरेक्शन चेंज करने वाली पवनों को क्या कह रहे हैं, मौसमी पवने कह रहे हैं। ठीक है, स्थानीय पवने क्या होती हैं, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल से समुद्र समीर, क्या आपने भारत के, देखो इसको भी आगे चित्र दिए हैं, उससे हम समझ लेंगे। तो स्थायी पवने आपकी समझ में आ गई, जो ग्लोब पे इस तरीके से चल रही हैं। मौसमी पवने आपको समझ में आ गई, जो मौसम के हिसाब से चलती बदलती रहती हैं। स्थानीय पवने क्या होते हैं, आगे मैप दिया होगा उससे समझ लेते हैं। यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये है स्थानीय पवने क्या है, लो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, इनको छोड़ो। स्थानीय पवने क्या होती हैं, देखो स्थानीय पवने क्या होती हैं, जैसे मान लो इधर का क्षेत्र क्या है, इधर का क्षेत्र गर्म है, किसी कारण से गर्म है, ये क्षेत्र क्या है, इधर का क्षेत्र ठंडा है ना। अब जब ये क्षेत्र ठंडा है तो क्या होगा, ठंडा है तो क्या होगा, समुद्र और जल से समझते हैं, उससे आसानी से आपको समझ में आएगा, उससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो स्थान मतलब जो शॉर्ट टर्म वाली पवन है, जैसे मान लो ये क्या है, ये समुद्र है,
और ये क्या है, ये स्थल है, ये स्थल है। अब जब सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है ना, तो समुद्र देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। क्या याद रखना है, देर से ही गर्म होगा, देर से ही ठंडा होगा, किसकी अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा। मतलब क्या हुआ, जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ी, ये भाई साहब ज्यादा जल्दी गर्म हो गए। गर्म हो गए तो कौन सा प्रेशर यहां डेवलप हो गया, लो प्रेशर डेवलप हो गया। भाई गर्म हो गए, ज्यादा इनको गर्मी मिली, बालक छिटक छिटक के भागने लगे, हवा उधर उधर भागने लग गई, तो क्या हो गया, लो प्रेशर। लेकिन उतने ही समय में ये उतने गर्म ना हुए, तो इसके सापेक्ष यहां कैसा है, तापमान कम होगा, तो ये क्या होगा, ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो दिन के समय अगर कोई समुद्र किनारे वाला एरिया है, तो हवा वहां कहां से चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। बात समझ में आ गई ना, आइयो दोबारा देख लो बैक करके। ये तो हो गया दिन का समय। अब आते हैं रात के समय पे, अब आते हैं रात के समय पे। रात के समय क्या होगा, अब ये दोनों गर्म हो गए, ठीक है, दोनों गर्म हो गए, लेकिन स्थल जितना जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी ठंडा होगा। तो ये ठंडा हो गया, मतलब ठंडा हो गया तो क्या हो गया, यहां हाई प्रेशर है, लेकिन ये उतना जल्दी जो है, जो हमारा समुद्र है वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाया, मतलब ये गर्म है। तो गर्म है यहां, तो यहां क्या है, यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हवा कैसे चलेगी, हवा स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी। तो इसी को ही, इसको बोलते हैं स्थल समीर, इसको बोलते हैं समुद्र समीर। सारा हाई प्रेशर लो प्रेशर का खेल है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, स्थानीय पवने टाइप से बोल देते हैं, या इनको शॉर्ट टाइम पवने बोल देते हैं। मैटर वही होता है जो मैंने आपको समझाया, हाई प्रेशर लो प्रेशर का। ठीक है, आगे चलते हैं। चक्रवात की बात कर रहे हैं। चक्रवात क्या है, चक्रवात प्राकृतिक आदेश। ठीक है, ये बता रहे हैं कि चक्रवात जब आता है तो ये हो जाता है, ये अपने मतलब का कुछ नहीं है, फिर भी पढ़ के निकल लेता हूं। भारत के पूर्वी समुद्र ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों को खतरा बना रहता है। 1999 में 5 जिलों में चक्रवात आया, फला हो गया, पवन बहुत तेज चलने लगी, ये सब हो गया। इससे अपन का अपने उसमें मतलब में कोई नहीं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक बाढ़ आई, ये सब हुआ। चक्रवात होता क्या है हमको ये समझना है। ठीक है, ये हम यहां अभी नहीं समझेंगे क्योंकि इस बुक में नहीं समझाया गया है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में इसको प्रॉपर से समझाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें दी हैं कि इसमें आज तक 7 से 10 मीटर की ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई हैं, फसल नष्ट हो जाती है, ये वो, इसको आप पढ़ लेना। इसमें ऐसा कुछ विशेष समझने की दृष्टि से ऐसा कुछ विशेष नहीं है। आगे चलते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर में आ गया अवदाब, जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न हो गया। फिर वही बात, फिर दूसरा दिया है, मतलब दिया है चक्रवात क्या हो रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, बहुत भयंकर आइटम हो जाते हैं, क्या होता है, इसको डिटेल में अभी नहीं समझना है, क्योंकि अभी आपका जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनका बौद्धिक स्तर उस लेवल का विकसित नहीं हुआ होगा कि चक्रवात उनके दिमाग तक आ जाए। चक्रवात उनके दिमाग तक आ जाएगा, सब तबाही कर जाएगा, इसीलिए तो इन्होंने यहां समझाया नहीं है। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता को समझते हैं। देखो ये छोटे छोटे शब्द हैं, पवन क्या है, आर्द्रता क्या है, वायु दाब क्या है, हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, बाद में तो ये शब्दों का प्रयोग तमाम होगा। अभी हमको ये शब्द अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, तो वही हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में आर्द्रता है जब बाष्पोत्सर्जन या किसी प्रक्रिया द्वारा जल, जो धरातलीय जल है, वो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है, वही आर्द्रता है। देखो, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, बाष्पन जब हो रहा है, जल का बाष्पन जब हो रहा है तो जल। सर बाष्पन क्या होता है, अरे मेरे लाल, ये जल था, जल क्या हुआ, ज्यादा गर्मी यहां पड़ी तो जल भाप बन के उड़ गया, ये बाष्पन है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मैं भी आपको बता रहा था, ये कह रहे हैं आर्द्रता क्या है, सर हमें समझ में नहीं आया आर्द्रता क्या है। तो वायुमंडल में जो किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा है वो क्या है, आर्द्रता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तुम्हें ज्यादा गर्मी लगे, ज्यादा पानी पियोगे, सिंपल है, अपने से कनेक्ट करो सब चीज को। आपको ज्यादा गर्मी लग रही, ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा पानी धारण कर लोगे। आप ठंडे पड़े हो, शांत पड़े हो, पानी पियोगे, बहुत कम पियोगे। वैसे ही वायु है, वायु ज्यादा गर्म होगी तो उसकी जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। और वायु जैसे ही ठंडी होती चली जाएगी, उसकी जलवाष्प को धारण करने की मात्रा कम होती चली जाएगी। होता क्या है, वायु में जैसे ही संतृप्तता की स्थिति आती है, संतृप्तता मतलब कि भाई साहब अब हो गया, अब नहीं पीऊंगा, जैसे आपका हो जाता है अब हो गया अब नहीं पीऊंगा, तो आप कहां चले जाते हो, टॉयलेट चले जाते हो, वो पानी एक्स्ट्रा बाहर कर देते हो। उसी प्रकार से वायु क्या करती है, वायु भी एक्स्ट्रा पानी बाहर कर देगी। कैसे बाहर कर देगी, वर्षण के द्वारा। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं, बाकी इसमें दिया होगा, आपको समझ में आ जाएगा।
वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म हुई ऊपर उठती है। जैसे वो गाना है ना, अभी जो लूडो पिक्चर आई थी बीच में जो आई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी अपनी वो किडनैपिंग वाली बहन में गाना बजाते हुए चलते थे, ओ बाबूजी वाला गाना, वो गाना आप ओरिजिनल उसमें देखना, ओ बाबूजी ओ बेटा जी। तो उसमें जब वो आता है ना, किस्मत की हवा कभी गर्म, तो वो उसका मतलब वो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, किस्मत की हवा कभी गर्म कहेगा ना तो वो ऐसे करता है, कभी गर्म और कभी नरम में नीचे लाता है। मतलब क्या कि ठंडी हवा क्या होती है, नीचे बैठती है और हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। तो गाने भी देखो आपको समझा रहे हैं, उस स्तर से भी समझते हैं। देख के आना आज वो गाना जाके, ठीक है। और कल भी मैंने आपको एक गाना बताया था सारी चीजें समझने के लिए, पिछले वाले चैप्टर में, कौन सा, दिलवाले मूवी का गेरुआ, उसमें आपको सारी स्थलाकृतियां मिल जाएंगी। तो आज किस्मत की हवा कभी गर्म ऐसे करेगा और नरम ऐसे करेगा, ठीक है। चलो खैर, तो क्या होगा, वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी वो ठंडी होती चली जाती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, वायु ठंडी होती चली जाएगी। अब मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि गर्म जो वायु है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन भाई साहब ये यहां से 5 किलो जलवाष्प लेके गए, ऊपर जाके ठंडे हो गए, अब इनकी औकात ही ना है 5 किलो झेल पाए, तो क्या करेंगे, वर्षा कर देंगे। यही कार्यक्रम होता है कि वायु नीचे से गर्म होकर उठती है, ज्यादा जलवाष्प लेकर जाती है ऊपर, और ऊपर जैसे जाके ठंडी होती है, जहां उसकी संतृप्तता की स्थिति खत्म हुई, जहां वो पूरी तरह से संतृप्त हो गई, बचा हुआ पानी क्या करेगी, वर्षण के रूप में नीचे कर देगी। बारिश का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें बताया होगा, जब वायु जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इस प्रकार क्यों बढ़ रही है, अपने से ले लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है सर, ज्यादा गर्मी लगेगी, ज्यादा पानी चाहिए, वही वायु का सिस्टम है, ठीक है। और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, क्यों, क्योंकि मौसम में ही जलवाष्प है, वो और ज्यादा जलवाष्प कैसे ले लेगा, ले ही ना पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद जलवाष्प है, आर्द्र है वो। हमारे कपड़ों से भी तो जलवाष्प ही जाएगी वायुमंडल में, तभी तो कपड़े सूख रहे हैं, वही सिस्टम है। और हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हमें गर्मी से लगती है, असहज लगता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, हवा के संग ऊपर उठ गया, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर वर्षा की बूंद बना दे। भाई से ठंडे हो गए, अब 5 किलो नीचे जलवाष्प ले गए, ऊपर जाके इनका दम ही न रहा, 5 किलो झेल पाए, नीचे डाल दिया, वर्षा हो गई, ठीक है, बूंद बनते हैं। बादल इन्हीं बूंदों का ही एक समूह होते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं, वही औकात के बाहर उनके हो जाता है, तो वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, वर्षा कर देती हैं। ये क्या मैप दिखाया गया, देखो ठंडी वायु है, ठंडी वायु तो नीचे होगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी। ये वायु अपने साथ 5 किलो, मतलब एक एग्जांपल को बता रहा हूं, ज्यादा जलवाष्प ले गई, ऊपर जाके ठंडी हो गई, अब इसको मन ही ना कर रहा है इतना पानी पीने का, क्या करेगी, नीचे डाल देगी, है ना। इसी प्रकार से पर्वतीय वर्षा कैसे होती है कि जो पर्वत से टकराकर आर्द्र वायु, जो मतलब जलवाष्प युक्त वायु है, वो ऊपर उठती है, ऊपर जाके वायु ठंडी होती है, बादल बनते हैं, ठंडी हो गई तो उसकी संतृप्तता हो गई, उसको पानी चाहिए ही नहीं, नीचे छोड़ देती है, वर्षण हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअल 10 की क्लास है, देखो बढ़िया से मैं आपको समझाता हूं। आपका भी दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक किया करो, खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा किया करो, ठीक है। आपको अगर अच्छा कोई पढ़ाने वाला मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। आगे देखते हैं, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा हो ना, हेलीकॉप्टरों हो पीछे वाइट वाइट धुआं, इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जो वो छोड़ रहे हैं ना, उनमें नमी है, क्योंकि वायु है नहीं, तो वही हमको लाइन के रूप में दिखने लगती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौमजल वर्षा से ही प्राप्त होता है। मतलब भौमजल मतलब क्या, जो धरातल को जल प्राप्त हो रहा है वो कहां से आ रहा है, बारिश से आ रहा है। सब जल चक्र है। यहां जो धरातल का जल है, धरातल का जल है, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बारिश होगी, बारिश जाके फिर नीचे आ जाएगा, फिर नदी में बहेगा, फिर समुद्र में चला जाएगा, समुद्र से फिर बाद उत्सर्जन होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को गोल गोल घूमता है, इसको जल चक्र कहते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा का जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जैसे ज्यादा पेड़ होते हैं तो पेड़ वो जल की धार को टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर देते हैं, फैला देते हैं। जब पेड़ नहीं होंगे सीधा जल बहेगा, बाढ़ आएगी, ठीक है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के 3 प्रकार है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो आपको देखो समझ लो तीनों। पर्वतीय मैंने समझाई दी, नमी वाली क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के संघनित हो जाएगी, वर्षा कर देगी। और चक्रवाती वर्षा क्या होती है, ठंडी और गर्म वायु जहां आती हैं दोनों, तो ठंडी वायु नीचे बैठती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जो पहले वाला डायग्राम था। गर्म वायु ऊपर उठेगी तो क्या होगी, वो भी ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी और संघनन के द्वारा वर्षा कर देगी। तीसरी कौन सी है, संवहनीय वर्षा। संवहन धाराएं कुछ हमारे चलती हैं, संवहन धाराएं। गर्म वायु लगातार अपने आप ऊपर उठ रही है बिना किसी उसके, संवहन धारा के रूप में ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी ऊपर जाके औकात कम, पानी ज्यादा रोक नहीं पाएगी,
नीचे कर देगी तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल पर ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा की बात कर दी। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित हिमवृष्टि ओला। हाँ, जो ये ओला ओला गिर रहे हैं ना, ये ओला ओला जो गिर रहे हैं, ज्यादा ठंडी हो गई तो वो सीधे उसने गिराया तो पानी के रूप में ना आके बर्फ के रूप में हमें आ रही है, वो भी वर्षण का एक टाइप है। ठीक है, वो भी वर्षण का एक टाइप है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। आप लोग भी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बढ़िया से वीडियो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।